अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्म के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपना चेहरा ढाँप रखा है। इसने एक आदमी को बांध रखा है और बंदूक से गोलियां निकालने के बाद इन्हीं आदमी की जेब में डालता है और बंदूक अपने साथ ले जाता है। फिर वो अपने सीने पर एक अजीब सा आला लगाता है। इसने इसका रिमोट अपने पास रखा हुआ है। वो इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। चाकू से ज़ख्मी करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हम इसके आले पर एक अजीब पैगाम देखते हैं और इसके चीखने की आवाज़ सुनते हैं। बाद में मंजर कुछ दोस्तों की तरफ मुंतकिल हो जाता है जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जंगल में डेरे डालने आए थे। इन दोस्तों में काटू भी था जो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था, जबकि इसका दोस्त इसके बिल्कुल बरअक्स था। वो काफ़ी शरीफ था, लेकिन इसका दोस्त हमेशा इस पर शक करता था कि इसका किसी और लड़की से अफेयर है। इनकी गुफ्तगू में हमें इनकी गहरी दोस्ती नज़र आती है। एरन इन ग्रुप में थी जो काफ़ी मासूम थी। वो अलग रहती थी और जब एरन वाशरूम के लिए झाड़ियों में जाती है, वही आदमी जिसे हमने फ़िल्म के आगाज़ में देखा था वो एरन को बेहोश कर देता है। और जब एरन को होश आता है, इसके साथ इसके तमाम दोस्त भी अजीबोगरीब जैकेट के साथ उठते हैं। इन सब ने अब एक जैकेट पहन ली है और इस पर टाइमर लगा हुआ था। बाद में जब वो गैस सिलेंडर देखते हैं, वो समझते हैं कि किसी ने इन्हें गैस से बेहोश कर दिया है। इनका एक दोस्त भी यहाँ से गायब हो गया था। जब वो आदमी इनके सामने आता है, वो सीखते हैं कि वो इनका साइंस स्कूल टीचर था। इसके साथ ही वो एरन के दोस्त के वालिद भी थे जो इनका इंतकाल हो गया था। वो बताता है कि जब इसका बेटा मर गया, इसकी बीवी ने इसके गम से इसकी जान ले ली है, जिसकी वजह से इसने अपने ख़ानदान को खो दिया। वो समझता है कि कातिल इसके दोस्तों में से है जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया होगा। वो कहता है कि आज तुम्हारी दोस्ती का आजमाइश है। जब वो अपने हाथ में उठाए हुए रिमोट को दबाता है, वो तमाम आलात जो इनकी जैकेटों के साथ लगे हुए थे ऑन कर दिए जाते हैं। जिसके पास बहुत वक़्त होगा वही आज ज़िंदा रहेगा। बाद में वो ख़ुद को गोली मार लेता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और अपनी जैकेट्स उतारने लगते हैं, लेकिन वो उतार नहीं सकते। इनको समझ नहीं आती कि वक़्त ख़त्म होने पर क्या होगा। कुछ के पास अपनी डिवाइस पर ज़्यादा वक़्त होता है और दूसरों के पास कम वक़्त होता है। इन सब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, इनके लिए कोई मदद करने वाला नहीं था और इनके उस्ताद ने इनके फ़ोन भी तोड़ दिए थे। वो नहीं समझते थे कि वो वाकई बड़ी मुसीबत में हैं। वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ने सोचा कि ये एक मजाक है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो अपने दोस्त बॉबी को देखते हैं जो एक दरख्त से लटका हुआ था। बॉबी का दोस्त इसे आज़ाद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। फिर दूसरा दोस्त का कहता है कि मुमकिन है ये बॉबी का जाल हो, क्योंकि इसने हमें यहाँ बुलाया है। वो इस उस्ताद के साथ है। ये सुनकर कुछ दोस्त बॉबी को छोड़ने के हक़ में नहीं थे, लेकिन बॉबी इनसे दरख्वास्त कर रहा था कि मेहरबानी करके इसे आज़ाद कर दें। मैंने अपनी शदीद तरीन बीमारी को कम तुम सब से पोशीदा रखा था। इस उस्ताद को इसका इल्म हुआ और वो मुझे ब्लैकमेल करता था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लेकिन मैं इसके मंसूबे के बारे में नहीं जानता था कि वो हमें इस तरह फंसाएगा। अगर मुझे आज़ाद करते हैं तो मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। इसके दोस्त इस पर तरस खाकर इसे आज़ाद कर देते हैं। जैसे ही वो आज़ाद होता है, वो सब पर चाकू से हमला करता है, लेकिन वो किसी को नहीं मार सकता था। वो जल्द ही इसके आले का वक़्त ख़त्म हो जाता है और वो सब के सामने फट जाता है। इसका जिस्म टुकड़ों में बदल जाता है। ये देखकर हर कोई अपने दोस्तों को लेकर भागता है। कट्टू का दोस्त भी वहीं था और इसका दोस्त अभी भी इस पर शक कर रहा था और वो इसके साथ जाने से इनकार कर देती है। कट्टू का दोस्त अकेले अपने कैंप में वापस आया और वो उस्ताद की बंदूक अपने पास रखता है, ये सोचते हुए कि ये इसके लिए मुफीद हो सकती है। बाद में हमने एक और दोस्त को देखा जो काफ़ी घबराया हुआ था, क्योंकि अब इसका वक़्त ख़त्म हो चुका था। वो अपने दोस्त को इससे दूर रहने को कहता है, क्योंकि मैं भी जल्द मरने वाला हूँ। बाद में जब एक और दोस्त के पास आ रहा था, वो गलती से इस पर टार से हमला करता है। लड़की मौके पर ही दम तोड़ गई। ऐसा होता है कि लड़की के बाकी तमाम वक़्त इस लड़के को मुंतकिल कर दिया जाता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। इनके एक ज़हीन दोस्त का कहना है कि अब ये सब किसके पास है। हमारे हालात में सेंसर हैं और जो मर जाएंगे इसका वक़्त दूसरे में मुंतकिल हो जाएगा, बिल्कुल पबजी की तरह। असली की बजाय बाकी वक़्त दूसरों को मुंतकिल किया जाएगा। उस्ताद ने ये जानबूझकर किया ताकि वो सब एक दूसरे की जान ले सकें, इनकी जान बचाने के लिए। ये सुनकर वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी सभी को अजीज़ होती है।
वहाँ एक दोस्त भी सुन रहा था जो थोड़ा पागल था। इसका इरादा इसके चेहरे पर नज़र आ रहा था क्योंकि इसका वक़्त ख़त्म होने वाला था। लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़कर वो इन पर हमला करने लगती है, लेकिन वो सब वहाँ से भागते हैं। तमाम दोस्तों के असली चेहरे यहाँ आश्कार हो जाते हैं। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। दो दोस्त फ़ौरन कैंप की तरफ भागते हैं क्योंकि इनके पास अभी भी फ़ोन है जो उन्होंने कैंप में छोड़ा था, लेकिन इसमें सिग्नल तक रसाई नहीं थी, तो वो फ़ोन लेते हुए बुलंदी की तरफ भागते हैं। कट्टू का दोस्त ने एरन से इसके साथी बनने को कहा और वो मदद तलाश करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनका एक और दोस्त है जो अपने शिकार की तलाश में थी। इसका वक़्त ख़त्म होने वाला था। जब वो कट्टू को अपने पास आते देखती है, वो इस पर हमला करती है। होशियार कट्टू इस लड़की से कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम कह रहे थे मेरा दोस्त मुझे धोखा दे रहा है और इसका किसी और की लड़की के साथ अफेयर है। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है जो मैंने इसके फ़ोन से देखी। इस पागल लड़की को किसी की जान लेने का एक मौका मिलता है। इसने अपने दोस्त पर चाकू से हमला किया, लेकिन इसका दोस्त इस पर हमला करता है और इसे एक ही हमले में मार डालता है। अब लड़की भी इस खेल का समझ गई थी। अगरचे कट्टू ने इसे मारने की कोशिश की। इस खेल में ज़िंदा रहने का यही वाहिद तरीका है। वह कट्टू के साथ टीम बनाती है और दोनों एक ही शिकार को मंसूबा बनाते हैं। दूसरी तरफ जिन दोस्तों का फ़ोन आया, लड़की अपने बाप को पुकारती है जो एक पुलिस अफसर था, लेकिन इसकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। वो इस बारे में शक करने लगती है कि आया इसके वालिद किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जब इन्हें जीपीएस से लोकेशन मालूम होती है, वो सीखते हैं कि वो इनके आसपास है। वहाँ एरन और इसका दोस्त को उस्ताद का वही शिकार मिलता है जिसे हमने फिल्म के आगाज़ में देखा था। वो आदमी जिसे इसने ज़िंदा बांध रखा था, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लड़की का बाप था जो इसके पापा को बुला रहा था। उस्ताद के साथ ऐसा कर रहा था क्योंकि वो अब भी सोचता है कि इसके बेटे की मौत किसी नशे में नहीं हुई बल्कि इसने जानबूझकर मारा है। ये सब दोस्तों की पार्टी में हुआ। इसने इस लड़की के बाप को कत्ल किया क्योंकि इसने अपने बेटे का केस बगैर तफ्तीश के बंद कर दिया था। सच ये था कि इनमें एक कातिल भी है। इनके दोस्त को गोलियां मिल जाती हैं और वो इन्हें अपने साथ रखता है। इसके दोस्त के वालिद मरने वाले थे। इनका दोस्त अपनी बंदूक में गोलियां भरने के बाद इसे मार डालता है। एरन यकीन नहीं कर सकती कि इसका दोस्त इतना जालिम हो सकता है। वो इसे समझाती है कि मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि वो ज़्यादा देर ज़िंदा ना रह सका और मरने वाला था। इसे मारने के बाद आपको कम से कम इसका वक़्त मिल गया है। एरन को बंदूक देने के बाद इसका दोस्त इससे कहती है कि तुम इसे रख सकती हो, ये आपकी हिफाजत के लिए है क्योंकि तुम्हें जीने का हक है। और वो कट्टू को ढूंढने जाता है क्योंकि वो समझता है कि इसके साइंस टीचर के बेटे का कातिल और इसके दोस्त काटू है, क्योंकि वो इस रात पार्टी में वो मंशियात लेकर आया था। अब एरन अपने दोस्त से मिलती है। वो इसे अपने वालिद के बारे में बताती है। ये सुनकर वो रोने लगती है, लेकिन एरन इसे बताती है कि हमारे पास रोने का वक़्त नहीं है, हमें वो रिमोट तलाश करना है। और वो इनसे कहती है कि रिमोट तलाश करें, और वो काटू जाने का फ़ैसला करती है क्योंकि इसकी जान को ख़तरा है। वहाँ इसके दोस्त ने भी इसे ढूंढ लिया है। दोनों की ख़तरनाक लड़ाई होती है और काटू ने इस लड़ाई में अपने दोस्त को मार डाला। अब काटू अपने एक दूसरे दोस्त को मारने की कोशिश करता है। आखिर में काटू ने अपनी बंदूक लेने के बाद इसे मार डाला। जिस दोस्त को इसने मारा वो सबसे ज़्यादा वक़्त रखता था जो काटू को अब मिल गया था, लेकिन इसे ये खेल जीतना है और वो हार मानने वाला नहीं था। वो अपने दूसरे दोस्त को मारता है और अब अपनी आखिरी शिकार की तलाश में था। वो एरन और इसके दोस्त था। जब वो वहाँ जाता है तो एरन का दोस्त इसे चलाता है कि तुमने हमारे तमाम दोस्तों को मार डाला है और इस जैसा कातिल नहीं बनना चाहती। तो वो इसे ज़ख्मी करने के बाद भागती है। भागते हुए वो सोचती है कि अगर काटू मर जाए फिर भी इस खेल में एक ज़िंदा बच जाएगा। तो अब वो एरन को मारने की कोशिश करती है और अपनी बंदूक इसकी तरफ इशारा करता है। यहाँ कहानी की हकीकत कुछ और थी। इसकी सहेली से बताती है कि वो इस दोस्त से नफ़रत करती थी। वो स्कूल में मुझसे ज़्यादा नंबर लेता था और इसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैंने वो दवा इसके मशरूब में मिला दी थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो मर जाएगा और मैंने अपने वाले से अपना केस बंद करने को कहा था। एरन को बंदूक देने के बाद वो इसे मारने को कहती है क्योंकि जीने का हक सिर्फ आपको है, लेकिन एरन ऐसा नहीं करना चाहती। इसी दौरान पीछे से कट्टू आता है और एरन के दोस्त को इस पर हमला करने के बाद मार डालता है। एरन की दोस्त इसकी गोद में मर जाती है। कट्टू के पास एरन से कम वक़्त है। अगर इसे जीना है तो इसे एरन की जान लेनी होगी, लेकिन वो
لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایرن کے پاس اتنی توانائی نہیں ہے۔ وہ ایرن کو فائر کرنے پر اکسا رہا تھا۔ ایرن بہت سوچتی ہے لیکن اسے نہیں مارتی اور اس کی ٹانگوں پر گولی چلانے کے بعد اس نے اس ڈیوائس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کاٹو بھی دھماکے کے بعد مر جاتا ہے۔ اب ایرن گیم کی فتح تھی، اس نے یہ گیم جیت لی ہے اور آلہ بھی خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہوئی اور ایرن جنگل سے باہر نکل گئی۔ اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اس کی گاڑی میں تھا۔ ایرن کی حالت دیکھ کر وہ مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ کہانی کے آخر میں ہمیں ایرن کی ایک خطرناک مسکراہٹ نظر آتی ہے اور فلم اس سسپینس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اور اس چینل کا بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔